नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का कानूनी हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं अजिता। घर हर इंसान की बुनियादी जरूरत होती है। ऐसे में लोग अपना घर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं। कई बार बिल्डर लोगों को लुभावने ऑफर तो देते हैं, लेकिन समय पर अपना वादा पूरा नहीं करते। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। सीनियर एडवोकेट राजीव शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका राजीव जी। और बिल्डरों का पक्ष रखने के लिए सॉलिटेरियन ग्रुप के डायरेक्टर अर्जुनप्रीत सिंह साहनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप भी इस विषय पर कोई मदद चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप हमें ठीक इस वक्त कॉल कर सकते हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हर छोटे बड़े शहरों में लोगों के आशियाने में बिल्डर की तरफ से लेट लतीफी हो रही है। बायर्स की माने तो बिल्डर बड़े बड़े वायदे कर मुकर गए, तो वहीं बिल्डर की भी अपनी परेशानियां हैं। प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी से बचने के लिए बिल्डरों के वायदों की जांच अच्छे से करें। बिल्डर की तरफ से दिखाए गए ब्रोशर पर ही भरोसा करके अपने जीवन की गाढ़ी कमाई घर खरीदने में न लगाएं। मकान को खरीदते वक्त सबसे पहले बिल्डर के प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड लेआउट मैप दिखाने को कहें। बिल्डर से नगर निगम निकाय ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मांगे। प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता जानें। ये भी परख लें कि प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से बैंक लोन दे रहे हैं। आपको किसी बिल्डर की तरफ से कोई लुभावना ऑफर मिलता है तो फिर उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करें। किसी अचल संपत्ति की वैधता के मामले में दो बातें जरूरी है। पहली, जिस जमीन पर इमारत बनी है या बनने वाली है वो किसके नाम है। दूसरा, उस पर किया गया निर्माण नियमानुसार है या नहीं। रियल एस्टेट बिल को मंजूरी मिलने से अपना आशियाना खरीदने वालों का सपना आसान हो गया। इस कानून के अमल में आने से घर खरीदने वालों को जहां फायदा होगा, वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इस कानून के नियम काफी सख्त हैं। रेगुलेटर करेगा निगरानी। बिल में कहा गया है कि हर राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटर नियुक्त किए जाएंगे जो सभी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे और कस्टमर्स उनसे सीधे शिकायत कर सकते हैं। बायर्स को मिलेगी पूरी जानकारी। इस बिल से प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही बिल्डर्स को प्रोजेक्ट से संबंधित पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी। दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकेंगे पैसा। बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 70% राशि प्रोजेक्ट पर लगानी होगी। बाकी 30% राशि का इस्तेमाल बिल्डर्स कहीं और कर सकता है। 3 साल की हो सकती है सजा। पोजीशन देरी से होने या कंस्ट्रक्शन में दोषी पाए जाने पर डेवलपर को ब्याज और जुर्माना देना होगा। अगर कोई डेवलपर बायर्स के साथ धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा मिलेगी। कारपेट एरिया पर होगी बिक्री। नए बिल के अनुसार डेवलपर को प्रोजेक्ट की बिक्री सुपर एरिया पर नहीं, कारपेट एरिया पर करनी होगी। 500 वर्ग मीटर पर बने प्रोजेक्ट होंगे शामिल। 8 फ्लैट का प्रोजेक्ट भी इस बिल के दायरे में आएगा। इस तरह छोटे डेवलपर भी रेगुलेटर की निगरानी में रहेंगे। तो ये तो थी एक रिपोर्ट, लेकिन आइए इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। और अगर आपकी भी कोई समस्या है, जैसा कि हमने शुरू में कहा, तो आप हमें ठीक इस वक्त स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। हम कानूनी पहलू तो जानेंगे ही, लेकिन आज बिल्डर का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अर्जुनप्रीत सिंह साहनी जी मौजूद हैं, जो कि सॉलिटेरियन ग्रुप के डायरेक्टर हैं। अर्जुन जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहती हूं। बिल्डर हमेशा विलन होता है, क्योंकि जितनी भी समस्याएं देखने में आती हैं सारी बिल्डर से रिलेटेड होती हैं। टाइमली पोजेशन की बात हो, मेंटेनेंस चार्जेस की बात हो, आरोप लगता है शुरू में वादा किया, बहुत सारी फ्रीबीज देंगे, बाद में नहीं दी, लेआउट अपनी मर्जी से चेंज कर दिया। तो आखिर ये सब बिल्डर करता क्यों है? जब आपको भी पैसा कमाना है, आप तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो है कंज्यूमर की, बायर की संतुष्टि, उसका सेटिस्फैक्शन। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, बिल्डरों के साथ बस जो मेजर परेशानी वो ये है कि हम लोग बाहर आके बोलते नहीं, अपना पक्ष नहीं रखते हैं। इसीलिए क्या नाम है, कुछ पिछले 6 महीनों से आप देखेंगे सारे बिल्डर अपनी दिक्कतें आगे आ रहे हैं और खुद अपनी दिक्कतें आपको बता रहे हैं। देखिए, हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता किसी का घर डिले करके उसे पोजेशन देने का। इससे हमारी पेमेंट्स भी डिले आती हैं और हमें भी जो प्रोजेक्ट से एग्जिट चाहिए होता है वो लेट मिलता है। इसको जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी लैंड सिक्योर करते हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इसमें मेजर जो पार्ट होता है वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस और गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग लैंड्स हैं उनको हम खरीदते हैं, उसका होता है। तो अगर मान लीजिए आज अगर मैं जमीन खरीदता हूँ सरकार से और उसके खरीदने के बाद, रजिस्ट्री करने के बाद मेरे पास आके फार्मर्स बैठ जाते हैं, एजिटेशन करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे मुआवजा कमिट कर रखा है,
आप हमें मुआवजा दें, तो इसमें मेरा क्या कोई हक थोड़ी है उसको मुआवजा देने का। मैंने आज जमीन के पैसे सरकार को दिए, अपने नाम जमीन करी, उसके बाद कभी इलेक्शन होता है, कुछ भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है मुआवजे फार्मर्स के लिए, तो फिर मामला चला जाता है कोर्ट में, कोर्ट चल जाता है, स्टे आ जाता है। बट मैं तो अपने पैसे उसमें लगा चुका हूँ, और जो कस्टमर से मैंने पैसे जो उनको कमिटमेंट करा था, मैंने इसी बेस पे करा था कि बिना किसी एजिटेशन के और बिना किसी चीज बिना किसी रुकावट के मैं काम करूंगा। ठीक है, तो पहला एक ये नजरिया है। हाँ। उसके बाद दूसरी बात करें, अगर बायर्स के ऊपर आ जाए, ये तो सरकार रिलेटेड हो गया। हाँ, ठीक है। अगर बायर्स पे आते हैं, बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं, अगर 100 फ्लैटों का प्रोजेक्ट है तो उसमें 25% लगभग ऐसे बायर होते हैं जो क्या नाम है इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सोचते हैं भाई आज हम बुकिंग अमाउंट है, टोकन अमाउंट देके बुक कर लेंगे और आने वाले टाइम में जैसी प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा तो एग्जिट हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स को लेके क्या दिक्कत है ये हम जानेंगे। कॉलर है योगेश बोरा जी है मुंबई से, उनका कॉल ले लेते हैं। पूछिए योगेश जी। योगेश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। चलिए, योगेश जी नहीं है, लखनऊ से मोहम्मद यूनुस हैं, बताइए। सर मैंने एक्चुअली में सरस्वतीपुरम पड़ता है लखनऊ में, जानकीपुरम स्टेशन, वहां मैंने एक इंडिविजुअल हाउस परचेज किया था। ठीक है। 2013 में 25 लाख रुपीस का। ठीक है। लेकिन हमने अभी तक जो वो प्रॉपर्टी जमीन थी वो किसी और के नाम थी, लेकिन हमने बिल्डर से इसको परचेज किया था। उसके बाद हमने LIC से उसको फाइनेंस करवाया हुआ है, लेकिन अभी तक वो दाखिल खारिज की एक कोई प्रक्रिया होती है, वो ऐसी कोई मोरी नोटिस में नहीं था। बाद में पता चला कि आपने दाखिल खारिज उसको करवाना पड़ेगा जी। या वो हमारे नाम फाइनेंस है एक्चुअली में 20 ईयर का, तो मेरे नाम ही वो प्रॉपर्टी रहेगी, वो हमेशा कोई बीच में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इन फ्यूचर। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इनको? नहीं, आप पोजेशन आपके पास है? यूनुस साहब पोजेशन मिल गया आपको? लाइन पर नहीं है अभी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है पोजीशन? देखिए, अगर पोजीशन इनके पास है और अगर बैंक से फंडेड है तो कहीं ना कहीं बैंक भी इनकी उस प्रॉपर्टी में अगले 20 साल के लिए शामिल है, पार्टनर है इनका। और अगर बैंक ने सारे पेपर चेक कर लिए हैं तो एक माइनर लीगल फॉर्मेलिटी होगी दाखिल खारिज। अगर रजिस्ट्री इनके नाम पे हो चुकी है तो सिर्फ पटवारी के पास जाके दाखिल खारिज होना होता है, तो वो किसी भी टाइम जाके ऐड करवा सकते हैं। अब इसमें ये हो सकता है जो लास्ट पार्टी थी जिसके नाम पे जमीन थी वो ना अवेलेबल हो, बट अगर रजिस्ट्री इनके नाम पे हो चुकी है और बैंक फंडेड है और पोजीशन भी इनके पास है तो कोई भी मेरे ख्याल लीगली और फैक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हम बिल्डर के पक्ष पे लौटते हैं क्योंकि उसके बाद फिर मैं राजीव जी के पास भी जाऊंगी। 25% आपने कहा कि इन्वेस्टर्स होते हैं और बहुत जरूरी है बिल्डर का पक्ष सुनना, क्योंकि लगातार बाकी सारे पक्ष तो राजीव जी हम कवर करते ही आते हैं अपनी चर्चा में, लेकिन बिल्डर्स खुद भी बाहर नहीं आते हैं, जैसा कि कहा अर्जुन जी ने, तो आज इनको मौका है, तो हम चाहेंगे कि इनका पक्ष हम समझें और दर्शक भी समझें कि आखिर क्या मजबूरियां होती हैं बिल्डर्स की। तो आपने कहा कि 25% जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लेकर क्या मतलब कैसे फर्क पड़ता है? इन्वेस्टर टोकन अमाउंट दे देता है, बट बिल्डिंग या कोई भी प्रोजेक्ट टोकन अमाउंट पे नहीं बनता। हम लोग कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बनाते हैं कि जितना काम करते जाएंगे आपके घर के ऊपर और आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, उतनी हमें टाइमली पेमेंट चाहिए। बट इन्वेस्टर आफ्टर गिविंग दी टोकन अमाउंट वो भूल जाता है कि मैंने इन्वेस्ट कर रखा है और फिर वो फ्लैट डाल देता है मार्केट में रीसेल के लिए। अब अगर आज मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है और फ्लैट नहीं बिक रहा, लेकिन आपके तो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बाकायदा रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम प्रोजेक्ट डिले करते हैं तो कस्टमर को इंटरेस्ट देते हैं, डिले पेनल्टी देते हैं, हम वही उन इन्वेस्टरों से भी लेते हैं। बिल्कुल। बट क्या है कि अगर मान लीजिए 2 साल तक वो 25% कस्टमर के पैसे मेरे पास नहीं आए, तो उस 25% की जो कॉस्ट है उससे प्रोजेक्ट डिले हुआ, उसके चक्कर में बाकी 75%, लेकिन बाकी 75% वही मैं कहना चाह रही हूं, क्या नाम है वो, क्या डिस्टर्ब सफर करेंगे, वो डिस्टर्ब हुए। अब क्या है, इसीलिए हमने एक नया क्लॉज डाला है कि भाई अगर आप हमें पेमेंट टाइमली नहीं देते हैं तो हम आपका पूरा जो पैसा है उसे कैंसिलेशन चार्जेस लगा के आपको रिफंड कर देंगे। तो अब इससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स थोड़े कम हुए हैं आना। और अगर कस्टमर हमें टाइमली पेमेंट नहीं देता, भाई मेरे घर में शादी में 3 महीने बाद पैसे दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा, तो हमने तो कुछ ऐसे फेजेस देखे हैं जहाँ पे सारे कस्टमरों के घर में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, कोई ना कोई खुशी का मौका होता है। तो भाई बिल्डर की इसमें क्या गलती है? अगर आपने आज पैसा दे दिया और उसके बाद अपनी टाइमली पेमेंट्स नहीं दे रहे, हमारे बनाने के बाद, हम बनाने से पहले आपसे मांग नहीं रहे और सब बैंक फंडेड है। ठीक है, हम समझ गए। किशोर जी हैं उत्तराखंड से, उनका सवाल लेंगे। किशोर जी बताइए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मैंने यहाँ पर ना एक कॉलोनी ऑलरेडी बनी हुई है जी, ठीक है, मैंने उसमें प्लॉट लिया, तो ये रुद्रपुर में लालपुर के पास एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर एक ऑलरेडी कॉलोनी बनी हुई है। कॉलोनी का जो बिल्डर है उसने कॉलोनी बना के हम लोगों को दे दी है, लेकिन उसने भी हैंड ओवर नहीं किया है। एक्चुअली मैं इस कॉलोनी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो इस हैंड ओवर ना होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हैंड ओवर कराने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, मैं इस बारे में जानकारी चाह रहा था। ठीक है, अगर वो हैंड ओवर नहीं कर रहा है तो सबसे पहले तो आप उसको सोशली जाके उससे पहले बात कीजिए, भाई हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है कुछ लीगल फॉर्मेलिटी उसके अब यहाँ पे जो पूरी करनी होती है वो ना हो पा रही हो, या उसमें कोई टाइम लग रहा हो। कुछ फॉर्मेलिटी जब तक प्रॉपर्टीज में
जब तक पूरी फॉर्मेलिटीज नहीं हो जाती तो वो हैंड ओवर नहीं कर सकता है। अब वो देखना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी है तो वो हैंड ओवर जरूर कर देगा। अगर वो हैंड ओवर नहीं कर रहा तो हो सकता है कहीं ना कोई लीगल फॉर्मेलिटी रह गई होंगी, तो एक बार उससे बैठ के बात कर लें और उसके हिसाब से टाइम शेड्यूल होगा, मालूम पड़ जाएगा। अगर वो उसके बाद भी नहीं करता तो आप लास्ट में कोर्ट का सहारा ले सकते हो। ठीक है, ओसाम रजा साहब हैं मस्कट ओमान से इस वक्त हमारे साथ, बताएं। जी, मैंने अलीगढ़ में एक फ्लैट बुक कराया था जी। वो उनको मैंने पैसा दिया था, तकरीबन 9.5-10 लाख रुपया मैंने उनको पे कर चुका हूँ और ये 3-4 साल हो गए और वो बिल्डर जो हैं वो वहां से छोड़ छाड़ के भाग गए हैं और अभी तक वो ना तो मेरा पैसा दे रहे हैं ना मेरे बारे में वो कुछ बता रहे हैं। बिल्कुल, बताइए। अब देखिए बिल्डर पर ये बात आ गई तो वो फोन भी नहीं लेते। जी, ऐसा भी आपने जब पैसे दिए थे तो आपने प्रोजेक्ट अप्रूवल उनके देखे थे? मैंने सिर्फ उनका वो ब्रोचर वगैरह देखा था और उन्होंने पूरा वो सब मुझे बताया था कि ये हमारा 2 साल में तैयार हो जाएगा और यहाँ पर हम जो है 11 टावर बना रहे हैं 11 स्टोरीज के और ये जो है इस पे हम हेलीपैड भी बनाएंगे ये सब। और उसके बाद वो वहां से छोड़ छाड़ के सब चले गए और बहुत सारे प्रॉमिसेस कर दिए, वादे कर दिए, लेकिन बिल्डर ही गायब हो गए। मैं न्यूज़ वर्ल्ड के माध्यम के थ्रू एक बात बताना चाहूंगा, कभी भी कोई भी बायर अगर इन्वेस्ट करता है उसको उस प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स देखने चाहिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से और सारे अप्रूवल आए नहीं आए हैं, क्या वो बैंक फंडेड है, जो जमीन है वो उस बिल्डर के नाम पे है। देखिए सिर्फ ब्रोशर तो एक क्या नाम है बुकलेट है, वो कोई भी प्रिंट करवा के बोल दे जमीन मेरी है तो उसकी जमीन नहीं हो जाती। आज अगर कोई डेवलपर है तो उसके सारे पेपर वर्क होंगे, वो रजिस्टर्ड होगा, अलग अलग अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर्ड होगा। अगर जब तक कोई बायर ये सारी चीजें अपने आप चेक नहीं कर लेता, खुद अपने आप, ना किसी ब्रोकर के थ्रू ना किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, अगर खुद नहीं देखता है तो पहले तो उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उस प्रोजेक्ट में। दूसरी बात, जैसे ये केस आपका अब क्या लगभग एक तरीके से देखा जाए बिल्डर आपसे मिल नहीं रहा, तो जो भी आपने चेक अमाउंट से उसको पैसा ट्रांसफर करा है आप उसमें सीधा एक कोर्ट केस दाखिल करिए कि भाई हमें ये रिफंड चाहिए और आपको उसमें रिफंड करेगा। अगर नहीं रिफंड करेगा तो उसके अगेंस्ट नॉन वेल्यूएबल वारंट आएगा। बट क्योंकि आपने इनिशियली उसके ना प्रोजेक्ट अप्रूवल देखे थे या कुछ भी देखा था, तो आज वो ये बात बोल सकता है कि मैंने इसलिए बेचा, इनको ये पैसे इसलिए लिए ही नहीं थे, किसी और चीज के लिए लिए थे। लेकिन राजीव जी कहाँ उसको चक्कर लगाने पड़ेंगे? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं कि लोग ब्रोशर देखेंगे, ऐड देखेंगे और ये नहीं देखेंगे प्रॉपर्टी जो बेचने वाला है उसका क्या प्रोजेक्ट है, कितनी अप्रूवल है, कहां बना रहा है, क्या क्या चीज उसके पास है। क्या कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत से बिल्डर बदमाशी करके दूसरे के प्रोजेक्ट की फोटो अपने ब्रोशर पे छाप के दिखा देते हैं, दूसरे की साइट दिखा देते हैं कि ये साइट मेरी है, अपने 10-15 आदमी खड़ा कर देते हैं और लोगों से पैसा ले लेते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आज ही पैसा दे दीजिए, आज ही फ्लैट मिल जाएगा। 50% लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि मैं बाहर काम करता हूं, मैं फ्लैट ले लूंगा, बाद में बेच दूंगा। और वो लोग, इन लोगों की बिल्डर लोग, ऐसे फ्रॉड बिल्डर इनकी ताक में रहते हैं, वो इनसे पैसा ले लेंगे और पैसा लेने के बाद लुक्रेटिव वादे दिखाएंगे और भाग जाएंगे। खाली ब्रोशर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खाली जो उस टाइम कोई भी नहीं देखता है, उस टाइम कहता है कि ऐड देखी है, बहुत बड़ा बिल्डर है, हमने पैसे मिल रहा है और ये लोग ऑफर है। ये लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और करते हैं, अपने पैसों देंगे, 4 आदमी और पकड़ के लाएंगे, मैंने जमा कर दिया आप भी चलिए साथ में। वो बहुत बड़े बिल्डर है और वो उसके बाद जब पैसे फंस जाते हैं तो सारे के सारे चेक बहुत जरूरी है। बिल्कुल सुरेश जी, वो चेक करते ही नहीं है लोग। ठीक है, सुरेश जी का कॉल लेते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ हैं। सुरेश जी बताइए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्डरों को एडवांस पेमेंट लेने की, देखिए कोई भी कस्टमर इतनी जल्दी सबसे कोई चीज चेक नहीं कर सकता, कितना भी इंटेलिजेंट कस्टमर हो, लैंड किसकी है, कहाँ से आई, इस पे क्या अप्रूवल है। कोई भी पब्लिक आदमी, जनरल आदमी इसको नहीं चेक कर सकता, ना कोई बिल्डर दिखाता है। मान लीजिए दूसरे की जगह दिखा देते हैं ये, हमें क्या पता। इनके ऊपर कंडीशन ये लगाई जाए कि ये किसी से पहले पैसे लेते ही क्यों है, कंप्लीट बनाने के बाद ही क्यों नहीं पैसे ये लेते। ये बैंक से भी लोन करा लेते हैं पब्लिक का, मेरा आपका। ऑलरेडी मैं नोएडा के बिल्डर के फंस गया था, अभी तक पैसे फंसे हुए हैं। अर्जुन जी इसका जवाब देना चाहेंगे? सर बिजनेस है, बिल्डर है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आज बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो तो कहीं ना कहीं से आएगा। या तो बैंक सरकार इतनी अच्छी हो कि हमें क्या नाम है चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस कर दे, हम पूरा बना के बेच देंगे। बट अगर हम बिजनेस करने बैठे हैं और आज कोई कस्टमर है तो लेंगे, आप कोई गाड़ी बुक करवाने जाते हो तो आप ये थोड़ी बहुत, जब मैं गाड़ी चला लूंगा उसके बाद में पैसे दूंगा गाड़ी के,
बुकिंग अमाउंट देते हो और गाड़ी लेने से पहले पूरा पैसा दे देते हो, तो देने पड़ेंगे पैसे। सुरेश जी, जहां आप इतने पैसे लगा रहे हैं, कम से कम जब आपको उस पर टाइम ही नहीं है, नहीं देखना चाहते, तो फिर लॉस भी आप ही भुगतोगे, परेशानी भी आपको होगी। अगर आप इतना प्रोजेक्ट में पैसे दे रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, मकान परचेज कर रहे हैं, अगर आपको कागज पढ़ने के लिए और इंक्वायरी करने के लिए पैसे नहीं है, तब परेशानी होगी। आप जब लड़के की लड़की शादी करते हो तो 25 जगह पूछते हो, चक्कर काटते हो, तो मकान की बात है तो यहाँ भी थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पैसा आपका सेफ है, आपने अपने पैसे को सेव करना है। प्रेम जी हैं चंडीगढ़ से, उनका सवाल लेते हैं। प्रेम जी बताइए। हेलो, बताइए। मैडम, मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी ने ना 2012 में 2012 में ना एक फ्लैट बुक करा था। ठीक है। तो उसको पता नहीं था, वो 3 साल हो गया, उसने फिर मेरे को कह रही पापा आप देख लो जरा इसको, तो थोड़ी सी उसमें कमी है, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ? क्या कमी है उसमें? जैसे उन्होंने अच्छी तरह वो नहीं करे, जो चीजें ब्रोशर में दिखाई थी वो नहीं दी। जैसे कुछ एक बता सकते हैं आप जल्दी से? अब जैसे दीवारों का है, थोड़ा सा फर्श का है, और मटेरियल घटिया लगाया है जी। ये भी बहुत बड़ी शिकायत होती है और बहुत कॉमन एक बीबीए हुआ होगा बिल्डर बाय एग्रीमेंट, उसमें जो स्पेसिफिकेशन आपको देनी होंगी वो क्लियरली मेंशन्ड होंगी कि टाइल कौन सी होंगी, बाथरूम में फॉसेट कौन सी कंपनी होंगे, उस टाइप के होंगे, और दीवार के ऊपर पेंट क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ मेंशन्ड होगा। तो दो बातें अगर आपके बीबीए में मेंशन्ड है कि भाई ये चीज चाहिए और आज बिल्डर ने वो नहीं प्रोवाइड करी है, तो आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं, और अगर आप बिल्डर के पास जाएंगे तो बिल्डर भी उसे रिपेयर कर देगा। और अगर आपके बीबीए में मेंशन नहीं है और उस टाइम आपको किसी ब्रोकर ने, डीलर ने या किसी ने बता के आपको ये सामान बेचते भी ऐसा लगा के देंगे, बेडरूम में फर्नीचर लगा के देंगे, और आपके बीबीए में नहीं है, तो उसके लिए आप मेरे ख्याल कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी लीगल ट्रिब्यूनल में। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा इसमें जो एग्रीमेंट आपका हुआ है वो एग्रीमेंट पढ़िए, आपको कितना कारपेट एरिया देना था, क्या क्वालिटी थी, क्या लगाना था। अब्रॉड में जब ऐसा होता है कि जब एग्रीमेंट कर लेते हैं उसमें इतना तक लिखा होता है कि कौन से दरवाजे में कितनी लेयर लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर स्पेसिफिकेशन दी जाती है कि लगाई जाएंगी, और वो वहां पे बिल्डर बना के देते हैं एग्जैक्टली सेम। हमारे यहाँ बिल्डर जो लॉबी है वो ऐसे लोगों को चीट करती है आफ्टर गिविंग द पोजीशन। ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है, जो दिखाते हैं वो 70% वो लोग नहीं देते हैं। इसके लिए आप जो आपका एग्रीमेंट है उसे केयरफुली पढ़ें, उसे ध्यान से पढ़ें और स्पेसिफिकेशन नोट कर लें। अगर स्पेसिफिकेशन में लिखा है तो आप बिल्डर को थ्रू कोर्ट आप जाएं और उसमें कंपनसेशन लीजिए, उसे फोर्स कीजिए, वो आपको करेगा। अगर नहीं करेगा तो आप सब बाहर इकट्ठे हो गए, उसके अगेंस्ट चीटिंग का मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। आदर्श जी हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। पूछिए आदर्श जी। मैंने एक प्रॉपर्टी एरा का गुरुग्राम पिछला गुरुग्राम था, गुड़गांव, उसमें हमने और हमारे बहुत सारे नजदीकी लोगों ने करीब 40-42 लाख 45 लाख इन्वेस्ट कर चुके हैं, और एरा का मालिक वो जो भी प्रॉपर्टी डील ये कर रहा है, वो अभी तक कोई बना के नहीं दिया है। एक बार उसको कोर्ट ने जेल की दिया, एक पार्टनर को, 4-5 पार्टनर है उसमें, और उसके बाद वो कोर्ट से फिर छूट गया। अब हम लोगों की स्थिति नाजुक है, क्या हम लोगों को अब आगे का क्या कार्रवाई करें कि कहाँ जाएं, समझ में नहीं आता है। बैंक वाले भी पैसे दिए हैं, वो फंस गया टोटल पैसा, और इधर भी इंटरेस्ट चल रहा है, उधर भी मकान नहीं मिल रहा है। ठीक है, 2 लाइन में इनका जवाब। जी देखिए, इस केस में ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास एग्रीमेंट्स हैं पूरे, आपका पेपर वर्क पूरा है, और अगर पहले वो जेल आपके चक्कर में गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके केस में दम है। और अगर मान लीजिए अभी तक आपने केस ही दाखिल करा है, तो मैं तो यही कहूंगा भी आप पहले जाके केस करिए, और खरीदने से पहले हमेशा ये ध्यान रखिए भी किसके साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पास में कौन सा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, अगर कोई नया बिल्डर है, किसकी जमीन है और किसकी नहीं है, ये सब देखना बात जो है वो जांच पड़ताल पे ही आ जाती है। लखनऊ से जय है हमारे साथ। जय, पूछें, बताइए। हेलो जी, बताइए। पहले 2 आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है जय, बताएं, बहुत सारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं, जल्दी बताइए। चलिए आगरा से प्रकाश जी का सवाल लेते हैं। प्रकाश जी बताइए। मेरा आगरा में प्लॉट लिया हुआ है, एडीए से अप्रूव्ड है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट नहीं किया और सामने वालों ने उस चीज में, वहाँ पे पूरा रोड दी है, न लाइट दी है। अच्छा, राजीव जी, वो प्लॉट किससे लिया आपने? अथॉरिटी से लिया है, बिल्डर से लिया है, या किसी डेवलपर से लिया है?
वो डेवलपमेंट नहीं किया बिल्डरों ने मिलकर के अभी तक। आपने लिया किससे प्लॉट? वो डेवलपर से लिया है, किसी बिल्डर से लिया है? बिल्डर से लिया। अगर बिल्डर से लिया है तो आप उसके टर्म्स और कंडीशन एग्रीमेंट्स देखिए उसमें, और उसमें लिखा होगा कि कब तक डेवलप करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे। अगर वो नहीं लिखा तो आप उसको परसू कीजिए, और उसके बाद भी नहीं करता तो सब लोग 5-7 लोग इकट्ठे होकर, क्योंकि आपके अलावा और लोगों ने बहुत प्लॉट खरीदा होगा, तब जाके आप कोर्ट में अप्रोच कीजिए, उसे फोर्स कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। दिल्ली से रमेश जी हैं, उनसे उनका सवाल लेते हैं। रमेश जी बताइए। हेलो। हाँ पूछे। हाँ मैंने दिल्ली से, हेलो बताइए बताइए, सुन रहे हैं। एक डीलर के थ्रू नोएडा में जगह ली थी। ठीक है। वो आज तक पैसे नहीं दे रहे कि ये कोटी सील है, ये खराब हो, इसके एग्रीमेंट गलत था, ये वो था। आज तक मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा कौन सा बिल्डर है? उससे ज्यादा मांगो, वहाँ अधिकारी है कोई नोएडा प्राधिकरण का ही। नहीं, बिल्डर कौन से हैं? बिल्डर नहीं, प्राधिकरण के अधिकारी ने दिलवाई थी कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे सेक्टर 31 की। ठीक है। अब वो कहता है जी ये तो सील्ड हो गई थी, मुझे मालूम नहीं था, और पैसे लेके मेरे बैठ गया है। क्या करें? आपने पैसे किसको दिए हैं? अधिकारी को दिए हैं या आप बेचने वाले को दिए हैं? अधिकारी और बेचने वाले दोनों ही साथ साथ थे जी। वो प्रॉपर्टी उन्होंने धोखे से बेची। तो आप दोनों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराइए और दोनों के खिलाफ चीटिंग का केस डालिए और उनसे अपने पैसे वापस मांगिए। मतलब रिश्वत भी ली गई यहाँ पर? हाँ, रिश्वत ली गई है। वो इसलिए किसी अधिकारी ने उसको पहले एंटाइज किया कि आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, और बाद में प्रॉपर्टी शायद किसी और की थी या वो लीगली अप्रूव नहीं थी, तो वो बाद में उनको बता दिया, सीज कर दी है, तो पैसे इनको चीट कर लिए गए इनके पैसे। ठीक है। दिल्ली से रमेश जी हैं। रमेश जी पूछे। रमेश जी बताइए। रमेश जी, लगता है आवाज नहीं पहुंची रमेश जी तक। लेकिन अर्जुन जी, बात ये हो रही है, जैसे आपने बताया, आपने इसका कारण तो बता दिया कि प्रोजेक्ट डिले क्यों हो जाता है बिल्डर की तरफ से। मैं जानना ये चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे कॉलर्स ये बता रहे हैं कि जो प्रॉमिस किया गया वो क्वालिटी नहीं है। अक्सर एक कॉमन कंप्लेंट ये होती है कि लेआउट में बदलाव कर दिया बिल्डर ने और पूछा भी नहीं कस्टमर से। ये सब बिल्डर क्यों करते हैं और बिना मर्जी? इस बात पे वैसे क्लैरिटी दूंगा। अगर इसी पॉइंट को एलैबोरेट करें तो जो बीबी आपको मिलता है बिल्डर बाय एग्रीमेंट, उसके अंदर ये बिल्कुल 100% डिटेल में मेंशन होता है कि भाई आज वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट आपको क्या करके देंगे, आपके घर के अंदर और आपके घर के बाहर किस टाइप के मार्बल लगाएंगे, किस टाइप के पंखे लगाएंगे। मिलता नहीं है वो, ऐसा मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ बायर्स जो होते हैं वो ब्रोशर, अगेन पेपर वर्क ब्रोशर और डीलर्स के ऊपर मान लेते हैं। डीलर बोलता है जी आपको यहाँ पे पूरी जो लिफ्ट लॉबी है आपकी, लिफ्ट लॉबी एयर कंडीशन होगी, बट अगर आपके पास कहीं रिटर्न में नहीं है तो आपको कभी भी नहीं मिल सकता। और दूसरी बात क्या है कि जितना मेरी समझ है, अगर किसी बिल्डर ने कोई भी लीगल एग्रीमेंट आपके साथ कर रखा है और पोजेशन आपको दिया है, तो वो हर चीज लगा के देता है। इसीलिए हम फिट आउट पीरियड्स बोलते हैं। आज हम पोजेशन अब आपको ऑफर करते हैं, हम नहीं बोलते पोजेशन ले लिया। पटना से सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल लेना है। सिन्हा साहब बताइए। हाँ हेलो जी बताएं। हाँ, ये है कि हम अगस्त महीने में 50% हम रुपया जमा कर दिए बिल्डर को, और उसके बाद बिल्डर जो है ना वहाँ पर मकान बना रहा है ना कुछ कर रहा है, और पैसे का डिमांड हमेशा करता है। कौन सा बिल्डर है, कहाँ पर? ये आयशाबाद में है बिल्डर। नहीं, साफ समझ नहीं पाए, बताइए जी क्या करेंगे। देखिए ये पटना से बात हो रही है और उसमें अभी क्लैरिटी भी नहीं आई है। अब इन्होंने कितने पैसे देने हैं, कितना काम होना है, बिल्डर ने कितना काम किया है, ये होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि ये बिल्डर काम कर रहा हो, ये जो सारे लोग मिलके उनको जो पैसे डिमांड हो, जो उसका एग्रीमेंट में हुआ हो, ना दे पा रहे हो, तो बिल्डर कैसे काम करेगा? एक तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है कि बिल्डर इनसे पैसे लेके काम ना कर रहा हो। तो अगर दोनों चीजों ये देखना बहुत जरूरी है। अगर बिल्डर काम नहीं कर रहा तो ये उसकी बिल्डर की शिकायत कर सकते हैं और बिल्डर के खिलाफ केस डाल सकते हैं। पर केसेस डालने से ज्यादा कोई फायदा कस्टमर को होता नहीं, क्योंकि वो अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, उसे पहले मकान चाहिए होता है, तो वो केसेस में पढ़ना नहीं चाहता। तो बेस्ट तरीका है कि एक बार अपने एग्रीमेंट्स और बिल्डर से जो तालमेल है वो मिला के एक बार उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ठीक है, मुंबई से रमेश जी का कॉल ले लेते हैं। रमेश जी बताइए। नमस्कार मैम जी, मुंबई से बोल रहा हूँ। जी। मैंने अभी बीच में MCHI का जो एग्जीबिशन था वहाँ पर प्रॉपर्टी देखी थी एग्जीबिशन में, तो वहाँ से मुझे बहुत सारे बिल्डर्स के कॉल भी आए, इसमें अभी बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं, 595 है, 1090 है, तो इसमें कैसे सावधानी बरती जाए, क्या करना चाहिए? जी देखिए, अगर कोई भी आपको सबवेंशन प्लान दे रहा है तो कहीं ना कहीं आप सुनिश्चित हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बैंक अप्रूव्ड है। आज अगर कोई बिल्डर आपसे 5% पैसे आज ले रहा है और 95% आफ्टर पोजेशन ले रहा है,
तो सब बैंक फंडेड है और बैंक उसी बिल्डर को फंड करता है जिसके पेपर पूरे होते हैं, जमीन के अप्रूवल अथॉरिटी और जो बना रहा होता है। दूसरा क्या है, जो 95% पैसा आपसे लेना है या जो बैंक ने आपके बिहाफ पे देना है वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है कि आज आप 4 फ्लोर बनाएंगे तो 5% पैसा देंगे, फिर 10 फ्लोर बनाएंगे तो 5% पैसा देंगे। तो कहीं ना कहीं बिना बनाए कोई बिल्डर ले नहीं सकता। और अगर कोई पेमेंट प्लान आपको ऐसा ऑफर होता है कि आज आप डाउन पेमेंट कर दीजिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो भी एक डिफरेंट पेमेंट प्लान है जिसको कहते हैं डाउन पेमेंट प्लान। अगर आज आप हमें पैसा दे रहे हैं तो हम आपको जो इंटरेस्ट होता है एक तरीके से वो आपको डिस्काउंट के रूप में दे देते हैं। तो दोनों प्लान अवेलेबल मार्केट में। अर्जुन जी, बहुत जल्दी से मैं एक बिल्डर के नजरिए से जानना चाहती हूँ कि अगर कोई बायर प्रॉपर्टी खरीदने आए तो वो क्या देखे, बहुत जल्दी से बताइए। मेरे हिसाब से पहले बायर साइट पे जरूर जाए, साइट ऑफिस देखे, साइट के पेपर्स मांगे, ये उसका लीगल राइट है साइट के पेपर्स देखना कि किसके नाम पे क्या नाम है प्रोजेक्ट है। दूसरा जितने अप्रूवल्स चाहिए। तीसरा किस मेजर बैंक से फंडेड है। जब तक अगर कोई भी बैंक किसी प्रोजेक्ट को फंड कर देता है तो 99% ऑफ प्रोजेक्ट बिल्कुल क्लियर है हर लायबिलिटी से। और चौथा, कोई भी पेमेंट प्लान ले या कुछ भी ले तो बिल्डर के ऑफिस से और बिल्डर के लोगों से पूछे। राजीव जी, बहुत जल्दी एक चीज बताना चाहूंगा सर, बहुत जरूरी है, जब भी आप किसी बिल्डर से एग्रीमेंट देखें तो वो देखें कि इस बिल्डर का एग्रीमेंट पे डायरेक्टर का नाम, पता, एड्रेस पूरा साफ साफ होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि वो डायरेक्टर लोग अपने एम्प्लॉय को बना देते हैं, सीईओ, मैनेजर, जनरल मैनेजर, वो एम्प्लॉय बाद में साइन कर लेता है और वो बाद में उसको भी निकाल देते हैं और वो पैसा गड़बड़ होती है। उस केस में दोनों फंसते हैं, एक तो बायर फंसता है और जो एम्प्लॉय होता है, सीईओ बन के काम करता है, बाद में मुकदमेबाजी उसको फेस करनी पड़ती है और वो जेल जाता है बेचारा। डेवलपर सारे बच जाते हैं। आप देखिए कि वो आपका एग्रीमेंट साइन किसने किया है, समय खत्म हो गया एमडी ने करना चाहिए। राजीव जी, समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और लीगल पहलू रखने के लिए, और आपका भी अर्जुनप्रीत सिंह जी एक बिल्डर का नजरिया रखने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। और इसके साथ ही आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।